बच्चों आज हम लोग वेव मोशन में स्टेशनरी, स्टैंडिंग वेव और बीट्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल लिखें, ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन, ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन while tube B has one end closed, while tube B has one end closed, otherwise they are identical, otherwise they are identical. Find ratio of fundamental frequency, find ratio of fundamental frequency of tube A and B, of tube A and B, राइट। तो देखो जी, ये ज़रा जो दो ट्यूब हैं वो दोनों आइडेंटिकल ट्यूब हैं, यानी लेंथ सेम है दोनों का। बस फ़र्क क्या है कि एक का दोनों एंड ओपन है ट्यूब ए का, और ट्यूब बी का एक एंड क्लोज्ड है। तो ध्यान दो, सवाल कुछ ऐसा, ये एक ट्यूब है, चलिए इसको हम दोनों तरफ ओपन कर दे रहे हैं, ये ट्यूब हमारा ए है, ठीक, और ट्यूब बी हमारा एक एंड पर क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। अच्छा, दोनों की लेंथ क्या है? सेम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करी गई है, किसकी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल का मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल ओवरटोन। तो बताइए यहाँ पे हमें साउंड का स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगा, साउंड का स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। बताओ यहाँ पर प्रेशर का नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी प्रेशर का नोड बनेगा। तो बताओ फर्स्ट हार्मोनिक में नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2, ऐसे, राइट। तो नोड से नोड के बीच की दूरी आपकी λ/2, ये प्रेशर एंटी नोड, राइट। तो याद करिए जरा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2 = L। तो यहाँ से बताओ लैम्डा की वैल्यू आएगी 2L, ठीक, और लैम्डा की वैल्यू अगर 2L तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की फंडामेंटल ओवरटोन की V/λ, तो V/2L, जहाँ पर V है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कॉलम, तो 1/2L रूट V/ρ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस। अब देखो यहाँ पर इसी को हम लोग गामा P/ρ भी लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो ये बनेगा प्रेशर का नोड और ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट नोड, मतलब प्रेशर एंटी नोड। तो बताइए फर्स्ट हार्मोनिक में यहाँ पे आधा लूप बनेगा और नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, L के बराबर। तो यहाँ लैम्डा होगा 4L। तो यहाँ की जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी F1' फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन क्लोज्ड पाइप में, बताओ वो V/λ, और V/λ अगर होगा तो बताइए जरा आप हमको, यहाँ पर V/λ जो होगा बताओ वो कितना आएगा? V/4L, यानी 1/4L रूट V/ρ, राइट। हमें इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, तो नो प्रॉब्लम। तो F1/F2 हमको चाहिए। बताओ दोनों को डिवाइड करो तो V/ρ सब कट जाएगा। F1/F2 का मतलब F1', ये F1', दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ बताओ ये आएगा 4/2 और ये आंसर आएगा 2:1। देख लो ये आंसर आएगा, डिवाइड कर लो F1/F1', ये आंसर आएगा 2:1, राइट। ये बताइए ओपन पाइप है, ये क्लोज पाइप है, और ये साउंड का स्टैंडिंग वेव, साउंड वेव है, वो भी स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, राइट। अब यहाँ प्रेशर का नोड क्यों बनता था, ये सब हमने क्लास में बताया था कि बाउंड्री कंडीशन, कि यहाँ का प्रेशर PATM होगा तो ये प्रेशर नोड होगा। खैर, अगला सवाल लिखिए, A tuning fork produces 4 beats. A tuning fork produces 4 beats
with one fork of frequency, with one fork of frequency 288 hertz, 288 hertz, right? फुल स्टैक वाला लिखिए, a little bags is placed on unknown fork, then it produced 2 beats per second, find frequency of unknown fork, आपको अननोन जो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो आपको बताना है। ध्यान दो, हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक ये, इसकी फ्रीक्वेंसी f हमको निकालनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया 288 हर्ट्ज। कह रहे हैं इनके बीच में जो बीट्स है वो 4 बीट्स पर सेकेंड है, यानी f माइनस 288 इक्वल टू 4 है, या फिर 288 माइनस f इक्वल टू 4 है। इन दो में कोई एक संभावना है। अब हमें वो संभावना खोजनी कि कौन सी संभावना सही है। तो बताओ, जब हमने इसमें बैक्सिंग करी तो ध्यान दो, जब इसमें हमने बैक्स लगाया तो बैक्स लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, और बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही है 288। तो जरा तुम मुझे इतना बताओ कि अगर ये f घटा तो f और 288 का डिफरेंस यहाँ पे 4 से कम हो जाएगा, और बोला भी गया है कि अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 बीट्स पर सेकेंड है। लेकिन अगर ये वाला हम केस ले लें, ये वाला, तो अगर ये घटेगा, देखना ध्यान से, अगर ये घटेगा भाई, बैक्स करने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी, ये घटेगा तो ये डिफरेंस 4 से बढ़ेगा, जबकि सवाल में कहा गया न्यू बीट फ्रीक्वेंसी 2 बीट्स पर सेकेंड, तो ये रिजेक्ट हो गया। बताओ, ये अगर घटेगा तो ये डिफरेंस 4 से घटेगा, और हमसे कह रहा है कि नई फ्रीक्वेंसी कितनी पाई गई, बीट फ्रीक्वेंसी 2 बीट्स पर सेकेंड। इसका मतलब यही वाला केस है और ये वाला केस है। तो बताओ, अननोन फ्रीक्वेंसी 288 प्लस 4, यानी अननोन फ्रीक्वेंसी रहा होगा 292 हर्ट्ज। ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट। ये रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि अगर ये f घटेगा तो ये डिफरेंस 4 से और बढ़ जाएगा, यानी बीट फ्रीक्वेंसी 4 से ज़्यादा आ जाएगा, जबकि सवाल में कहा गया न्यू बीट फ्रीक्वेंसी 2 बीट्स पर सेकेंड पाया गया। राइट, अगला सवाल क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए वेव y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑन ए स्ट्रिंग meet with another wave producing a node at x equal to 0, then equation of unknown wave is right। तो ध्यान दीजिए जरा, जो दूसरा नॉन वेव है उसके ऑप्शन दिए गए हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
y इक्वल टू ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमको बताना है कि इन चार में कौन सा वो वेव होगा ताकि इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद x इक्वल टू 0 पे नोड बने। तो बताओ नोड किसमें बनते थे? स्टेशनरी वेव में। तो सुनो सवाल, स्टेशनरी वेव बनाने के लिए क्या कंडीशन थी? दो अपोजिट मूविंग वेव, दो अपोजिट मूविंग वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ जब सेम मीडियम में सुपरपोजिशन करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन के बाद हमको मिलता था स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव पैटर्न। और हमें x बराबर 0 अगर हम उसमें रखें तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, नोड आना चाहिए, राइट। तो याद करो, याद करिए स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके का हो सकता है। y रिजल्टेंट बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ध्यान देना, y रिजल्टेंट 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, या ऐसे y रिजल्टेंट बराबर 2a साइन के एक्स, सॉरी कॉस के एक्स कर देना है, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, या फिर y रिजल्टेंट 2a कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी। इन चार में ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडिंग वेव के। हमें इसी से मैच करा, हमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y को 0 लाना है। तो हम कहेंगे ये नोड है। ध्यान दो, ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड पार्ट होता था, याद करिए, और ये बताओ हार्मोनिक पार्ट होता था, ऑसिलेटिंग टर्म। तो सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम करते थे स्टैंडिंग वेव में। तो बताओ y रिजल्टेंट 0, या ऐसे बोले एम्पलीट्यूड पार्ट 0 होना चाहिए। तो बताओ x को 0 रखने पर ये 0 तभी आएगा जब ये साइन वाला फंक्शन होगा। यानी ये इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 रख दें इसमें तो ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा तो ये हमारा एंटी नोड हो जाएगा, राइट। यानी बताओ हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 0 आना चाहिए। कब? जब x को क्या रखें 0। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये 0 आना चाहिए कब? x को 0 रखने पर। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अगर वो कहते थे x बराबर 0 पे एंटी नोड चाहिए तो फिर ये वाला फंक्शन कोई एक होना चाहिए था। अब इन दोनों में हमें पहचानना पड़ेगा। यानी बताओ जो kx वाला टर्म है वो साइन फंक्शन आना चाहिए। चेक करते हैं, एक वेव तो ये है और दूसरी वेव हम चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमें इस सवाल में चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स समझते हैं तो जल्दी चेक हो जाएगा। हम अगर इसको इसका सुपरपोजिशन कराएं तो y रिजल्टेंट y1 प्लस y2, देखना जरा जल्दी से। तो y रिजल्टेंट a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडिंग वेव के लिए क्या जरूरी है? दो अपोजिट मूविंग वेव। ये वेव किधर जा रहा है? राइट मूविंग। तो दूसरा वेव किधर होना चाहिए? लेफ्ट मूविंग। तो ये बताओ लेफ्ट मूविंग चाहिए हमको, और अगर ये लेफ्ट मूविंग चाहिए तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खराब हो गए। यानी हमें डाउट ए और बी में है केवल, और ए और बी में को जो हम इनको इसके साथ सुपरपोजिशन करें तो हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म लाना है। देखते हैं किस में आता है। यहाँ से चलो ए कॉमन ले लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस साइन माइनस कॉस ए साइन बी। ऐड हो रहा है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो देखो बेटा ये साइन के एक्स तो कट गया, ये आ गया देखो क्या 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये आ गया वाई रिजल्टेंट। ये जो पार्ट है वो एम्पलीट्यूड है
और अगर हम इसमें x को 0 रखें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 इज एंटी नोड, जबकि हमें x बराबर 0 पे चाहिए क्या, नोड। तो ये तो नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया। तो यही बच रहा है, ये तो पहले ही रिजेक्ट होगा, यही बच रहा है, यही आंसर होगा। और चाहो तो हम इसको चेक करके भी दिखा दे रहे हैं, चेक करके भी दिखा दे रहे हैं। हम इसको चाहो तो चेक करके दिखा दें। देखिए y रिजल्टेंट एक वेव हमारी है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी हमने ली है माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देख लो बेटा, सब कुछ यही, बस यहाँ माइनस है, राइट। तो y रिजल्टेंट बराबर, तो इसको जब तुम ओपन करोगे तो देखो भाई, ये वाला माइनस में आएगा और ये वाला बताओ कहाँ पे है, ये है ना। चलिए तो इनको जरा रखो, इसको ओपन करो, चलो एक बार ओपन कर लो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करके दिखा देना है आपको, ताकि एकदम विश्वास हो जाए। माइनस यहां पर आपका आएगा साइन ए कॉस बी, और प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ये नंबर देखो बेटा कट गया, तो y रिजल्टेंट माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। जरा चेक करो, ये एम्पलीट्यूड है, x को 0 रखो, क्या एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 0 आ रहा है, यानी x बराबर 0 इज नोड पार्टिकल। x बराबर 0 नोड आ गया, और हमसे सवाल में यही कहा है कि x बराबर 0 नोड होना चाहिए। तो आंसर हमारा सेकंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल देखिए। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल लिखें, ए स्ट्रिंग, क्वेश्चन लिखिए, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट separated by 75 सेंटीमीटर, separated by 75 सेंटीमीटर। आगे लिखें, इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, it is observed to have resonant frequency of 420 Hz and 315 Hz. It is observed to have resonant frequency of 420 Hz and 315 Hz. There are no other, full stop वाले की, there are no other resonant frequency. There are no other resonant frequency between these two. There are no resonant frequency between these two. Then lowest resonant frequency for this string is, then lowest resonant frequency for this string is, right? सवाल समझो पहले अच्छे से बेटा। एक बात बताओ, अगर एक रस्सी दोनों एंड पर फिक्स है,
तो इसमें बताओ ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक मिलते हैं कि ओनली ऑड हार्मोनिक मिलते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक मिलते हैं, राइट। तो कह रहे हैं दो लगातार हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का रेशियो, एक है 315, एक है 420, इसका जरा रेशियो निकालो, अभी पता चल जाएगा। ये दो लगातार रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है, यानी ये दो लगातार हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। तो चेक करते हैं कौन कौन से हार्मोनिक हैं। 5 से काटो, ये आ गया 3/4, इसका मतलब 315 हर्ट्ज बिलोंग्स टू थर्ड हार्मोनिक, belongs to third harmonic, and 420 hertz belongs to fourth harmonic, ये आगे निकल गए भाई। इन्होंने कहा ये दो लगातार हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, तो हमने रेशियो निकाल लिया 3:4। तो ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक है 315 हर्ट्ज, फोर्थ हार्मोनिक है 420 हर्ट्ज। आप देखो हमसे कह रहे हैं कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। और फर्स्ट हार्मोनिक में बताओ यहाँ पे एक लूप बनेगा ऐसे, ये होगा बताओ डिस्प्लेसमेंट नोड, क्योंकि रस्सी वाला वेव है, ये भी डिस्प्लेसमेंट नोड, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। और ये पार्टिकल ऊपर नीचे कहाँ तक वाइब्रेट कर रहा होगा? 2A तक। तो अब हमको बताओ इसकी सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती थी V/2L, V/2L फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ V/2L, फर्स्ट हार्मोनिक वाले का 3 टाइम्स। तो बताओ भाई ये दिया कितना? 315, 3 टाइम्स V/2L। तो हमको बेटा V/2L निकालना है, तो ये 315/3, 105 हर्ट्ज आंसर। तो बताओ सबसे पहले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज हो जाएगा, और ये आंसर नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लो। हटा दें से। अगला सवाल लिखिए। सवाल लगा 3 साउंड वेव, क्वेश्चन लिखिए 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी, 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी nu-1, nu and nu+1. 3 sound wave of equal amplitude have frequency nu-1, nu and nu+1. They superimpose to give beats. They superimpose to give beats. They superimpose to give beats. Find number of beats. Find number of beats. Find number of beats. Find number of beats produced per second. Find number of beats produced per second. Number of beats per second का मतलब एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, उसे हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स पूछा है, ऑप्शन है 1 2 3 4। तो हमें बताना कितने बीट्स पर सेकंड ऑब्जर्व होंगे, राइट। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड का मतलब क्लियर है ना, कि एक सेकंड में कितनी बार साउंड का लाउडनेस ऑब्जर्व करने को मिलेगा, हमारे कान में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड रिसीव होगी। तो ज़रा देखना ये 3 साउंड वेव है। तो ज़रा एक बात बताओ, हम अगर कहें न्यू और nu-1 का अगर सुपरपोजिशन होगा, तो यहाँ बताओ बीट्स फ्रीक्वेंसी 1, इनका डिफरेंस 1 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 1, इसका मतलब एक सेकंड में हमें एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड मिलेगा। तो ज़रा हम तुमसे कहें, ये अगर मान लो आपका ऑब्जर्वर का कान है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे
ऐसे देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है, ये सुन रहा है, कह रहा मैं देखता हूं मुझे 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो मान लो यहां पर इसने t बराबर 0 पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड ऑब्जर्व किया। तो इसने 1 सेकंड में एक बार ऑब्जर्व किया जब इन दो का सुपरपोजिशन, जब न्यू और न्यू प्लस 1 का सुपरपोजिशन होगा तो फिर एफ बीट्स 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो इसने बताओ फिर 1 सेकंड में एक बार लाउडनेस ऑब्जर्व करी और वो मान लो t बराबर 0 पर, फिर इसने एक बार मैक्सिमा, ध्यान से देखना, और अब की बार न्यू -1 एंड न्यू प्लस 1 इनका सुपरपोजिशन हुआ। तो बताओ एफ बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी बताओ 2 आ गया, एफ बीट्स बताइए कितना आ गया 2, क्योंकि अब इन्होंने बताइए 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड को ऑब्जर्व किया। ये कान है, ये कान है इस पर्सन का, 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, 2 बार, एक बार अगर t बराबर 0 पर, तो अगली बार t बराबर 0.5 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड, t बराबर 0.5 सेकेंड। तो मैं तुमसे कहूं कि इस ऑब्जर्वर के कान में 1 सेकंड में कितने मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड रिसीव हुआ, तो आप कहना था t बराबर 0 पर एक t बराबर 0.5 पर 1। तो आपको पता है यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 2 बीट्स पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इन दो मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि ये वो मैक्सिमा है जब तीनों साउंड वेव का सुपरपोजिशन हुआ एक ही टाइम पर, और ये वो मैक्सिमा है जब इन दो का सुपरपोजिशन हुआ। तो ये 2 मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड उसने रिसीव करे हैं, लेकिन उन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। इन दोनों में भी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। राइट, चलिए, तो ऐसा ही हम, तो इसका आंसर क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी 2 बीट्स पर सेकेंड। ऐसा ही हम एक सवाल और ले रहे हैं, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हम 3 साउंड वेव कंसीडर कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी n, n+1 और n-2 है। तो सवाल लिखिए 3 साउंड वेव of equal amplitude, 3 sound wave of equal amplitude have frequency n, n+1, have frequency n, n+1 and n-2 and n-2, ठीक है। फाइंड number of beats produced per second, number of beats produced per second। तो ध्यान दीजिए जरा, 1 सेकंड में कितने बीट्स ऑब्जर्व होंगे ये सवाल है, यानी 1 सेकंड में ऑब्जर्वर के कान में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा एंटर करेंगे, या कितनी बार वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड को रिसीव करेगा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो बताओ आप हमें जरा, सबसे पहले हम 2 का पेयर बनाए, n और n+1, इनका बताओ डिफरेंस 1 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 इनका। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर, यहाँ मान लो वो ऑब्जर्वर है, ध्यान दीजिए, वो कहेगा हमने t बराबर 0 पर लाउडनेस ऑब्जर्व किया इन 2 के सुपरपोजिशन से। अब आओ n+1 एंड n-2, इनका बताओ बेटे डिफरेंस 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। और अगर इनका डिफरेंस 3, तो ये ऑब्जर्वर 1 सेकंड में 3 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड, और वो 3 टाइम कौन से होंगे, एक t बराबर 0, एक t बराबर 0.33 सेकेंड,
और एक टी बराबर 0.66 सेकेंड। इन 3 इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड को रिसीव करेगा। अब बताइए जरा, अगर हम बात करें n और n-2, तो इनका डिफरेंस फिर से बताओ बेटा, 2 आ गया। और 2 आया तो अब बताओ 1 सेकंड में 2 बार, एक बार t बराबर 0 पर और एक बार t बराबर 0.5 पर। और ये हमारा ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर ने 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी को साउंड को रिसीव किया। तो ये देखो t बराबर 0 पे तीनों सेम ही है, ये दोनों अलग हैं और ये अलग है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होगा। बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, या ऐसे बोले नंबर ऑफ मैक्सिमा heard by observer is 4 पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो ऑब्जर्वर 4 बार लाउडनेस रिसीव करेगा, 4 बार साउंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिसीव करेगा, राइट। चलिए, इस तरीके का कोई भी सवाल आए आपको कैसे करना है ध्यान दीजिए। अगला सवाल लिखिए, हटा दें इसे बेटा। लिखें ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, a cylindrical tube open at both end has a fundamental frequency f in air, has a fundamental frequency f in air, has a fundamental frequency f in air, full stop वाला कहते हैं the tube is dipped vertically in water, the tube is dipped vertically in water so that half of it is in water, half of it is in water, आधा उसमें वाटर भर गया, राइट। find new fundamental frequency of air column, find new fundamental frequency of air column, ठीक है। अब हमें एयर कॉलम में साउंड का जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले केस में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दोनों एंड पे ओपन है, मान लो इसकी लेंथ L है। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद करिए, यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक। तो मान लो ये F बराबर पता क्या होगा, यहाँ प्रेशर का नोड, यहाँ प्रेशर का नोड। तो ये बताइए एक लूप बनेगा। तो बताओ ये आता था V/2L, जहाँ पर V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये एयर कॉलम है, राइट। तो बताओ ये हमारा F का वैल्यू था, ध्यान देना बेटा। अब की बार में हमने आधे ट्यूब में वाटर भर दिया, यहाँ तक, लो यहाँ तक वाटर भर गया। और अगर हम यहाँ तक वाटर भर दें तो ये देखो L/2 लेंथ में वाटर हो गया। और ये एयर कॉलम है, ये प्रेशर का नोड होगा और ये प्रेशर का एंटी नोड हो जाएगा, यानी वाटर सरफेस, ऐसे बोले वाटर सरफेस बिहेव as closed end for sound wave, तो ये प्रेशर नोड, ये प्रेशर एंटी नोड, ऐसे आधे ही लूप बनेगा। तो अब की बार बताओ जो F' होगा
बताओ वो वी बाई 4L डैश लेंथ, लेकिन लेंथ बताओ बेटा कितनी है, तो वी बाई 4L डैश की वैल्यू, ये देखो एयर कॉलम की लेंथ, ट्यूब की लेंथ का आधा बचा, अब इतने में एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम है, तो यहाँ रख दो वैल्यू L/2, एफ डैश की वैल्यू V/2L आ रही है, क्या ये वैल्यू उसके बराबर है, इसका मतलब न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ओल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो अभी भी नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुराने वाले एफ के बराबर ही आएगा, राइट। नोट करो बच्चों। अब देखिए हम लोग अगला सवाल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल लिखिए ए सोनोमीटर वायर, क्वेश्चन लिखिए ए सोनोमीटर वायर of length 114 centimeter, a sonometer wire of length 114 centimeter is fixed at both the end, is fixed at both the end, is fixed at both the end, full stop वाला लिखें, where should the two bridges be placed so as to divide the wire into three segments, whose fundamental frequencies are in ratio 1:3:4, 1:3:4, राइट। सवाल पढ़ लो। हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है जो कि दोनों एंड पर फिक्स है, ऐसे ये दोनों एंड पर फिक्स्ड है, ठीक। कह रहे हैं इसमें हमने दो ब्रिजेस, कहाँ पे दो ब्रिज लगाए जाए, ऐसे, ताकि इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो 1:3:4 हो जाए। मतलब समझो पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 114 सेंटीमीटर, तो ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है, तो कह रहे हैं ब्रिजेस कहाँ लगाएं ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3:4 हो जाए। तो बताओ ये नोड और ये ब्रिज भी नोड बनेगा, तो ये एक लूप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये लेंथ मान लो हम कहते हैं चलो L1 लेंथ है इतनी, ठीक। अच्छा ये लेंथ चलो L2 मान लेते हैं, इसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो एक लूप ही बनेगा, ये नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा, और यहाँ पर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये लेंथ हमने L3 मान ली, ठीक। यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, यहाँ F2, ये F3, और सवाल में कह रहे हैं कि F1, F2, F3 का रेशियो ये बताओ 1:3:4 है। तो बताओ 1:3:4 है, इस सेगमेंट में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्टैंडिंग वेव यानी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव बनेगा ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, इसकी स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी 1:3:4 रेशियो में पाई जा रही है। तो ज़रा बताओ ये फर्स्ट हार्मोनी की तो है, तो यार एक बताओ अगर ये 1:3:4 है तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F मान लें, ये कितना आएगा बताओ V/2L, 2L1, यार ये बोथ एंड फिक्स्ड है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यही तो रिजल्ट होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्यों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का F = V/2L। अब आओ इधर आ जाओ, तो इधर देखो 3F, 3 टाइम्स है ना, तो V/2L2, और इधर देखिए जरा 4F, तो V/2L3, ठीक है ना। अब बताओ जरा यहाँ से L1 निकालो,
L1 बराबर V/2F, L2 बराबर V/6F, L3 बराबर V/8F। देख लो मेरे हिसाब से सही चल रहा है सब कुछ, सही है, यस। अब बताओ L1 प्लस L2 प्लस L3 सोनोमीटर वायर की लेंथ 114 सेंटीमीटर दिया है, तो बताओ L1 की वैल्यू रख दो V/2F, V/6F और ये V/8F बराबर 114। तो V/F बराबर 1/2, 1/6, 1/8 और ये होगा 114। V/F की वैल्यू, चलो एलसीएम बोलो, 24, सही है ना। बताओ इधर 12, 4, 3 और ये 114। कैलकुलेशन में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये देखो V/F, इधर देखो जरा, 12 4 16 3 19, 19/24, 19/24। इधर देखो 114, ये गया 6, तो V/F की वैल्यू आ गई 24 × 6। ये आ रहा हमारा V/F, राइट। अगर बताइए ये V/F आ गया, तो बताओ बेटा V/F की वैल्यू कितना आ गया, 24 × 6। अब बताओ ये V/F की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। देखो जरा, यहाँ से हमें L1 निकालना है, तो देखो L1 बराबर होगा V/2F। तो V/F की वैल्यू अभी भी आई 24 × 6/2। तो L1 हो गया बेटा 72 सेंटीमीटर। यानी जो पहला ब्रिज होना चाहिए वो यहाँ से 72 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर देखो, L2 बताओ कितना होगा। यहाँ से देखो L2 की वैल्यू, L2 जो है बताओ वो है V/6F और V/F की वैल्यू अभी भी आई तो 1/6 और 6 × 24, 6 कट गया, 24 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरा ब्रिज है ये दूरी 24। तो पता है हम बोलेंगे कैसे, एक एंड से बोलेंगे। तो बताओ 72 सेंटीमीटर फर्स्ट ब्रिज की पोजीशन, जो पहला ब्रिज है वो 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। फर्स्ट ब्रिज लगाना चाहिए 72 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड, इस एंड से। और उसी एंड से दूसरा ब्रिज बताओ कहाँ लगाना चाहिए। तो 72 + 24, 96 सेंटीमीटर। बेटा ये 96 कैसे हो रहा, क्लियर है ना। 96 सेंटीमीटर ये हमारा सेकंड ब्रिज होगा। सेकंड ब्रिज फ्रॉम द एंड, इस एंड से 96 सेंटीमीटर। यानी एक ब्रिज हमें 72 सेंटीमीटर पे और एक ब्रिज 96 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। आंसर आ चुका है, राइट। अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सवाल लिखें, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय superposition of two wave. Standing wave is formed by superposition of two wave traveling in opposite direction. फुल स्टॉप वाले लिखें, द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय तो देखिए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव का मतलब ये हुआ कि रस्सी वाले स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है, स्ट्रिंग वाले स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है। और ये बताओ y = 0.5 sin
5π/4 x इंटू कॉस 200πt, ये हमारा इक्वेशन दिया है। तो ये बताओ इक्वेशन याद करो, स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड फॉर्म 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, याद है ये एम्पलीट्यूड होता था, ये एम्पलीट्यूड पार्ट, और ये ऑसिलेटिंग टर्म होता था, और ये ऑसिलेटिंग टर्म जो कि एसएचएम करता था, राइट। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमारा सवाल है। तो बेटा एक बात बताओ, ये कैसे बनता था, याद करो। मैंने आपको सिखाया था ये फंक्शन दो अपोजिट मूविंग वेव एक ही रस्सी में सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की दो अपोजिट मूविंग वेव जब सुपरपोजिशन करती हैं तो हमें उस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव पैटर्न नजर आया, और वो रिजल्टेंट वेव फंक्शन ये है। तो बताओ, हमसे कह रहे हैं कि जो दो प्रोग्रेसिव वेव होंगी उनकी वेव स्पीड बताइए। अच्छा, कोई तुमसे ये कहे कि ये बताओ फॉर कौन सी दो वेव इक्वेशन होंगी जिनके सुपरपोजिशन से बना होगा। ध्यान देना, अगर हम एक इक्वेशन ले लें y1 इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ध्यान से देखना। तो इसे जब तुम ओपन करोगे तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, ओके। अब देखना जरा, दूसरा वेव जो होना चाहिए y2, वो ले लें हम a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये देखो जरा, जब हम इन दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे y रिजल्टेंट y1 प्लस y2, तो वो हमसे ये भी सवाल कर सकते थे कि ये वेव फंक्शन लिखा है स्टैंडिंग वेव का, वो चार ऑप्शन बना दें। कहते बताओ इन चार ऑप्शन में वो कौन सी दो प्रोग्रेसिव वेव हैं, ट्रैवलिंग वेव हैं, जिनके सुपरपोजिशन के बाद ये स्टैंडिंग वेव बना होगा, राइट। हम ये भी बता सकते थे वो दोनों वेव कौन सी होंगी। तो y1 प्लस y2 जरा इनका करो, देखो जरा यहाँ से ए कॉमन ले लें, इसको ओपन करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। तो देखो बेटा ये नंबर कैंसिल हो गया, तो ये देखो y रिजल्टेंट 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, यही तो लिखा है, ये देखो यही इसी फॉर्म में लिखा है। अगर वो हमसे कहते हैं उन दोनों प्रोग्रेसिव वेव के वेव फंक्शन बताओ, तो आंसर पता क्या होता, पहला वेव होता, ये देखो 2a की जगह 0.5 है, तो पहला वेव होता 0.25 a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो k की जगह 5π/4 x माइनस ओमेगा की जगह 200πt, ये पहला वेव होता। दूसरा वेव होता a साइन, तो 0.25 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो के एक्स के की जगह है 5π/4 x प्लस ओमेगा की जगह 200πt, ये दूसरा वेव होता। तो पता तुम्हें ये दो प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, रस्सी वाली वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। दो प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव के जो अपोजिट मूविंग है, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ की हैं, लेकिन बताओ एक ही रस्सी में दो अपोजिट मूविंग वेव के सुपरपोजिशन के बाद हमको ये रिजल्टेंट स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव पैटर्न नजर आ रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि इन प्रोग्रेसिव वेव का वेव स्पीड बताना है, वेव स्पीड बताना है। तो बताओ वेव स्पीड ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव, क्या मैंने सिखाया था, कोफिशिएंट ऑफ टाइम
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चाहे ऐसे कर दो या चाहो तो इसको लिख दो ओमेगा बाई के, चाहे ओमेगा बाई के भी लिख सकते हो। तो बताओ बेटा, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ टाइम, ये ओमेगा है 200 पाई और के है 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 ऊपर चला जाएगा, पाई ने पाई को काटा, ये 40 और ये आ गया 160। देख लो भाई 160 मीटर पर सेकेंड आंसर। देख लीजिए भाई, इस सवाल में हमसे पूछा केवल इतना था, सवाल यहीं खत्म हो जाता। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, हो सकता वो ये वेव फंक्शन देकर के आपसे कहते हैं 4 ऑप्शन में ऐसे 4 ऑप्शन बना दें और कहते हैं बताओ इन 4 में से कौन सी वो तो वेव है जिनके सुपरपोजिशन से हमें ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा। तो बढ़िया सवाल हो जाएगा। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल लगे 5 बीट्स पर सेकेंड, 5 beats per second are heard when a tuning fork is sounded with a sonometer, when a tuning fork is sounded with a sonometer wire under tension, कॉमा करके लिखे when the length of sonometer wire is either 0.95 meter or 1 meter, is either 0.95 meter or 1 meter. Find frequency of tuning fork. Find frequency of tuning fork. आपको ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताने को कहा गया है। अच्छे समझ लो बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल। कह रहे हैं एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक सोनोमीटर वायर है। कह रहे हैं इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराया जा रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस मिल रहा है वो 5 बीट्स मिल रहा है, 5 बीट पर सेकेंड। और तब जब सोनोमीटर वायर की लेंथ हम चाहे 0.95 लें चाहे 1 मीटर लें, चाहे 0.95 लें चाहे 1 मीटर लें, उन दोनों ही केस में बताओ हमें 5 बीट्स पर सेकंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझो, ये सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी और ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, ठीक ध्यान देना, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f, ये हमें निकालना है। 5 बीट्स पर सेकंड हमको मिल रहा है कब? जब लेंथ चाहे 1 मीटर लें चाहे 0.95। अच्छा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी v/2l, सोनोमीटर वायर को अगर दोनों एंड पे फिक्स कर दें, यानी बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/l। अगर लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो चलो ध्यान दो, जब लेंथ 1 मीटर होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से 5 कम रही होगी। देखना ध्यान से, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f माइनस वायर की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 है। और जब ये कब की बात है? जब लेंथ हमने कितनी ली है? 1 मीटर। और बताओ बेटा, जब लेंथ 0.95 मीटर करेंगे, जब लेंथ 0.95 मीटर करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बताओ जब लेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये डिफरेंस तो कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे पता क्या, जब ये बढ़ेगी तो ये इतनी बढ़ गई कि इससे 5 ज़्यादा हो गई, यानी ये बन गया f वायर माइनस f ट्यूनिंग फॉर्क इज ऑल्सो अगेन 5। लेकिन ये कब? जब लेंथ 0.95, जब लेंथ 0.95 मीटर। बहुत ही बढ़िया समझ लीजिए, हमें क्या बोला गया था कि जब सोनोमीटर वायर की लेंथ चाहे 0.95 मीटर हो चाहे 1 मीटर हो, उन दोनों केस में ट्यूनिंग फॉर्क से जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 5 बीट्स पर सेकेंड है। ये हमें कहा गया सवाल में। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई जब 1 मीटर होगा तब फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो
तो हमने मान लिया कि ये ट्यूनिंग फॉर्क से 5 कम होगा वायर की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हमने लेंथ कम करी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो फिर वो ट्यूनिंग फॉर्क से 5 ज़्यादा हो गई। ये हमारा सवाल है, कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया है। अब हमको एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको देखिए, इस इक्वेशन को एफ माइनस ये बन गया v बाई 2l, l बराबर 5, f माइनस v बाई 2 l की जगह 1 मीटर बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बाद में देखो इधर v बाई 2l की जगह 0.95 माइनस f बराबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको बेटा क्या निकालना है? f निकालना है। क्या निकालना है? f। तो एक काम करना पड़ेगा, अगर f निकालना तो v की वैल्यू यहाँ से निकालो इक्वेशन नंबर 1 से। तो बताओ जरा, f माइनस 5 बराबर v बाई 2, तो यहाँ से बताओ v बराबर 2 टाइम्स f माइनस 5, यह आ गया v बराबर, यहाँ रख दो 2 टाइम्स f माइनस 5 अपॉन ये बताओ कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1.9, ठीक है। और माइनस एफ या उधर ले जाए 5 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 2f माइनस 10 बराबर इधर गया, तो ये हो गया हमारा 9.5 और प्लस 1.9f। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इधर लाइए, तो ये हो गया आपका जाकर के 0.1f, इसको इधर लाइए 19.5, तो f बराबर आ गया 195 हर्ट्ज। ये हमारा बेटा आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन, नोट करिए, बढ़िया सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया, चल अगला सवाल रखें। ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी, a tuning fork vibrate with frequency 256 hertz, a tuning fork vibrate with frequency 256 hertz and give 1 beat per second, and give 1 beats per second with third normal mode of vibration, with third mode of vibration of open organ pipe, third normal mode of vibration of open organ pipe. What is the length of pipe? What is the length of pipe? What is the length of pipe? ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको 340 मीटर पर सेकंड लेना है, 340 मीटर पर सेकंड। सवाल पढ़ लो। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ये 1 बीट शो कर रहा है, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ओपन ऑर्गन पाइप। अगर एक ओपन पाइप है तो इसमें बताइए जो थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी बताओ वो होगी 3Vy। ओपन पाइप है तो नीचे 2L, और ये 1 बीट शो कर रहा है, तो बताओ 256 माइनस 3Vy2L की वैल्यू 1 है, या फिर ये संभावना है, या फिर संभावना है 3Vy2L ज़्यादा हो, 256 कम हो और बराबर 1 हो जाए। इन दो में से कोई एक संभावना है, राइट। अब ये नहीं बोला गया क्या संभावना, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 190 सेंटीमीटर,
सेकंड ऑप्शन है 180 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 220 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर। इन 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर आपको पकड़ना है। देखते हैं, जिस हमें दोनों पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है, दोनों पॉसिबिलिटी। यार भाई ये कहा गया कि बताओ एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक थर्ड हार्मोनिक इन ओपन ऑर्गन पाइप्स का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1 बीट्स है। तो 1 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो हमने 256 को बड़ा मान लिया, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को 1 कम मान लिया, या फिर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को 1 ज़्यादा मान लिया। 2 संभावनाएं हैं। तो अगर हम इस संभावना को आगे बढ़ाएं, इस संभावना को आगे बढ़ाया जाए तो देखो भाई बेटा 3v/2l बराबर 255। देख लो यार, इसको इधर लाए तो यहाँ से बताओ 3 इंटू वी हो गया 340, 2l हमको निकालना है और ये 255। मुझे तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन लग रहा है इसमें, और यहीं से शायद आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। l बराबर 3 इंटू 340, 2 इंटू 255, L बराबर इसको जरा 1020 और इधर देखो क्या ये 510 आ रहा, चेक करो। यस, तो ये 2 आ गया, 2 मीटर लेंथ आ गई बेटा। देखो कितना आसान आ गया, 2 मीटर, और 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर, यानी यही पॉसिबिलिटी काम कर गई। अच्छा इसमें क्या होगा, देखो इसमें अगर हम निकालेंगे इस पॉसिबिलिटी को देखो, 3v/2l बराबर 257। तो यहाँ से बताओ जब l आएगा तो 3 इंटू 340 अपॉन 2 इंटू 257, ये लेंथ 200 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा कम। तो बताओ जरा आंसर, ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यानी यही पॉसिबिलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा कम आएगा मतलब ये 200 के एकदम बगल में 198, इस तरीके का। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए द एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप वाला लिखिए, इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ resonating with tuning fork, if the shortest length resonating with tuning fork is 10 centimeter, if the shortest length resonating with tuning fork is 10 centimeter, then next resonating length should be, तो ध्यान दो, हमारे पास इंड करेक्शन दिया है रेजोनेंस कॉलम में क्या होता था, यहाँ पर हम ऐसे वाटर भरते थे, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब याद है। यहाँ पे बताओ सबसे पहले ये प्रेशर नोड, ये प्रेशर एंटी नोड। तो पहली लेंथ ये थी लेंथ L, और ये था इंड करेक्शन, ये प्रेशर का नोड, ये प्रेशर एंटी नोड। हम कहते थे कि जो प्रेशर का नोड बनता है वास्तव में वो ओपन एंड पे नहीं बनता, ओपन एंड के थोड़ा आउटसाइड बनता है। तो बताओ ये L + E इज इक्वल टू λ/4। क्यों भाई? तो बताओ अब हमको शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये देखो 10 + E 1 λ/4, तो λ/4 की वैल्यू 11 सेंटीमीटर।
लैम्डा बाई 4 की वैल्यू 11 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ याद करिए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ पूछिए हमसे, तो बताओ अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक है, कितना बढ़िया सवाल हो गया, ये फर्स्ट हार्मोनिक, तो बताओ अगला हार्मोनिक, तो एक ओपन एक क्लोज्ड एंड, अगला हार्मोनिक थर्ड, अगला होगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक में बताओ बेटा यहां बनेगा प्रेशर नोड आउटसाइड, थर्ड हार्मोनिक में ये लेंथ बताओ एल डैश हमको निकालनी है, और इधर होगा इंड करेक्शन, तो बताओ एल डैश प्लस ई विल बी 3 लैम्डा बाई 4। अब हमें एल डैश निकालना न्यू लेंथ, तो एयर कॉलम, यार ये एयर कॉलम है ना, ये देखो प्रेशर एंटी नोड, ये प्रेशर एंटी नोड, ये प्रेशर नोड, ठीक है। एयर कॉलम की नई लेंथ, तो एल डैश प्लस 1 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 है 11, तो एल डैश हो गया 32 सेंटीमीटर। तो नई एयर कॉलम की लेंथ 32 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें कुछ सवाल है बेटा और, जिन्हें हम लोग आगे कल की क्लास में और डॉपलर्स इफेक्ट मिला करके कल एक क्लास और अभी हम लोग वेव मोशन में करेंगे, तब इसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।